अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नील बोर एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर एटॉमिक मॉडल ने हम डिस्कस करेंगे कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन गैस के ऊपर और उसने एजम्पशन ली थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एटम जो है वो उसका हम स्पेक्ट्रा लें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो हमारे पास कंटिन्यूस आना चाहिए। तो जब नील बोर ने इसका स्पेक्ट्रा लिया एटम का हाइड्रोजन का, तो उसने ये देखा कि इसका जो स्पेक्ट्रा था वो बजाय कंटिन्यूस आने के वो हमारे पास आ रहा था लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था। तो इसी स्पेक्ट्रा की इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसने कुछ एजम्पशंस दी थी और उनको उसने एक थ्योरी की शक्ल में पेश किया जिसे हम नील बोर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी के ये थ्योरी 1930 में पेश की गई थी और इसके मेन पॉइंट क्या थे। इसका जो पहला मेन पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऑन देयर फिक्स सर्कुलर पाथ, और उन पाथ को उसने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट्स का। तो उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स रास्तों के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं, और उन रास्तों को, उन पाथ को उसने ऑर्बिट का नाम दिया था। तो इसने पहला जो नजरिया पेश किया था वो ऑर्बिट्स का दिया था। सॉरी, ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स क्या हैं? फिक्स्ड तो फिक्स सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उन फिक्स रास्तों को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया था। ये शायद का एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था या ऑर्बिट्स का। तो एनर्जी लेवल भी आप इनको कह सकते हैं। तो इसका जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी एनर्जी नज़दीक क्यों कम है और बाहर क्यों ज़्यादा है। तो इसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पर जो है वो कूलम्स लॉ काम कर रहा है। ठीक है, तो कूलम लॉ क्या कहता है कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है उसका ऑर्बिट का, तो उसकी एनर्जी फोर्स ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, होल्ड ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, आज़ाद होता जाएगा। यूँ कि आज़ाद का मतलब ये है कि उसके पास अपनी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर कम होता जाएगा। तो दूसरा इसका जो पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा फासला होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये आप कह रहे हैं न्यूक्लियस है और ये इसके दरमियान, ये उसका सर्कुलर पाथ है फिक्स, जिसको ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका अगला पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में ये गर्दिश कर रहा है, तो ये ना ही कोई एनर्जी इमिट करेगा और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये ना ही कोई एनर्जी अपने जज़ब करेगा और ना ही एनर्जी ये खारिज करेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इस वक्त इसकी
पास ना ही ये एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही एनर्जी जो है ये अपनी खारिज कर रहा है। ये कांस्टेंट, इसकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है। तो तीसरा ये है कि किसी भी फिक्स ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, ना ही कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी कोई खारिज करता है, इमिट करता है। फिर जब ये जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जज़ब करेगा या एनर्जी खारिज करेगा। तो जब ये लोअर से हायर एनर्जी में, मैंने आपको पहले बताया कि जितना न्यूक्लियस के करीब होगा इसकी एनर्जी कम होगी, तो लोअर एनर्जी से हायर में जाएगा, तो लो से हायर में जाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये हायर से दोबारा लोअर में आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, एनर्जी को खारिज करेगा। तो लोअर से हायर में आने के लिए एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में जाने के लिए एनर्जी को इमिट करेगा। तो ये हमारे पास ये है कि एनर्जी इमिट किस वक्त होगी, हायर टू लोअर में, और एनर्जी एब्जॉर्ब किस वक्त होगी, लोअर टू हायर में। जब ये हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और जब ये एनर्जी लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो या एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जज़ब कर रहा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फिर इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दो ऑर्बिट्स के दरमियान, दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान, ये एक फर्स्ट शेल है, ये दूसरा शेल है, तो इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है कि मतलब ये है कि इधर से आने में इधर कितनी एनर्जी लगेगी, या इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो हम इसको इस शक्ल में लिखते हैं, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये E2 लेट्स सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट की जो एनर्जी होगी वो E1 और सेकंड की एनर्जी जो होगी वो E2। तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आ जाएगा। तो एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस किस तरह से मालूम होगा, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में हम इसको पुट कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट के ऊपर ऑक्यूपाई हो सकते हैं, मतलब ये है कि उन दोनों के दरमियान रिजाइड नहीं हो सकते, दो ऑर्बिट्स या दो एनर्जी लेवल के दरमियान वो नहीं ठहर सकते। मतलब ये है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आता है ये दरमियान में स्टे नहीं कर सकता, ये दोबारा डीएक्साइट होकर इधर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है, फोर्थ ऑर्बिट में हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान मौजूद नहीं हो सकता। एक ऑर्बिट या दो दरमियानी सूरत इनके दरमियान कुछ नहीं होगी, दरमियानी पोजीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में होगी या तो सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है, लेकिन इन दोनों के ऑर्बिट्स के दरमियान रिजाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन cannot exist between two orbitals, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अपने फिक्स ऑर्बिट में, सॉरी ऑर्बिट्स की बात हो रही है, ऑर्बिटल्स की बात नहीं हो रही। तो फिक्स ऑर्बिट्स में ये होगा, उन दोनों के दरमियान ये मौजूद नहीं हो सकता। फिर जो लास्ट इसका पॉइंट है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है
और ये इसका एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका अपना मैस है और ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अपना इसका मैस भी है, ठीक है, और ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और इनके दरमियान ये जो रेडियस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो इसका क्या कहला रहा है, रेडियस कहला रहा है इस ऑर्बिट का। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो किसके इक्वल है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं। एन एच भी एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। एच को क्या कहते हैं, प्लांक्स का कांस्टेंट। एन किसको जाहिर कर रहा है, एन इस इक्वेशन में एन जाहिर कर रहा है एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट या शेल्स को जाहिर कर रहा है। फिर एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। और ये तो आपको पता है पाई की वैल्यू एक फिक्स होती है। तो ये आपके पास सारे के सारा इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जस्ट एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम और होगा, अगर ये सेकंड ऑर्बिट में होता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, और थर्ड में एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होगी 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, एक प्रॉपर नंबर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये इंटेग्रल वैल्यू हमारे पास इस तरह से इनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एक इंटेग्रल नंबर होगा 1 to n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन अप टू 7 तक हम जाते हैं। तो n क्या है, इस थ्योरी ने सबसे पहले ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको एनर्जी लेवल या शेल्स या ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। तो इसने सबसे पहले इन ऑर्बिट्स का तस्वर दिया था। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द इन ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको हम k ऑर्बिट कहेंगे फर्स्ट शेल में। अगर n की वैल्यू 2 है तो हम इसको l ऑर्बिट का नाम देंगे, और अगर हम इसकी n की वैल्यू 3 है तो m का नाम देंगे, एंड सो ऑन अप टू 7 तक हम जाते हैं, ठीक है। 7 शेल तक मैक्सिमम हम जाते हैं। तो ये n की वैल्यूज़ हैं, और इनकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट के आप किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है 2m², ठीक है। तो m किसको जाहिर कर रहा है, शेल को जाहिर कर रहा है। तो अगर आप लेट्स सपोज मालूम करना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो आप इसमें n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो 2n² तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से अगर आप सेकेंड शेल की बात की जाए तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2 एंड सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इसी की बेस के ऊपर और ये होती है। तो ये था हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल। इसको रिपीट कर देता हूँ। उसका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑन देयर फिक्स सर्कुलर पाथ, और उन फिक्स सर्कुलर पाथ को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया था। फिर दूसरा इसका पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ही उसकी एनर्जी कम होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तीसरा इसका जो पॉइंट था कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है, लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को इमिट करेगा। अगर
फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर 3 से 2 में आता है या 2 से 1 में आता है तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। फिर इसके अलावा एनर्जी जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा होगा। फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का किसके इक्वल होता है, वो NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के होता है। तो n किसकी वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है, नंबर ऑफ शेल्स को। तो हर शेल में इसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो ये था हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल।